नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूपी पीजीटी जिसका विज्ञापन 2022 में जारी किया गया था, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा अब इस परीक्षा का आयोजन 9 और 10 मई को किया जाना है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा। और इसके बारे में दोस्तों कुछ अभ्यर्थियों में काफ़ी भ्रांतियां भी फैली हुई हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट ये पूछ रहे हैं कि सर इसमें जीएस किस लेवल का पूछा जाएगा, और एग्जैक्टली गलती उनकी नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय में अखबारों में भी कुछ एक्सपर्ट एडवाइस आ रही हैं, और ये जो एडवाइस मिल रही है उनको, उसमें भाई ये बताया जा रहा है कि आपसे करंट अफेयर और जीएस के प्रश्न भी पूछे जाएंगे। जैसे कि आज के अखबार में ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पढ़ने के बाद तो जो एस्पिरेंट हैं यूपी पीजीटी के, वो भ्रम में आ जाएंगे। उनको लगेगा कि यार भ्रम तो मतलब पूरा बन रहा है कि करंट अफेयर और जीएस के प्रश्न भी यहाँ पर पूछे जाने की बात कही जा रही है। वैसे अगर देखा जाए तो ये जो कॉलम यहाँ पर प्रकाशित हुआ है, एग्ज़ाम टिप्स यूपी एसएससी पीजीटी परीक्षा 2026, तो एग्जैक्टली ये यूपी पीजीटी 2022 के बारे में है। और यहाँ पर लिखा गया 2 हफ्ते बाकी, 9 और 10 मई को आपकी परीक्षा है। और यहाँ पर एग्ज़ाम एक्सपर्ट जो हैं उनके नाम से ये कॉलम छापा गया है, और इसमें कुछ बातें तो सही हैं लेकिन कुछ बातें बहुत ही भ्रामक हैं। लाइक एज अगर आप देखेंगे, जैसा कि बता रहे हैं कि अब सिर्फ बचे 15 दिनों में पूर्व तैयारी को आधार बनाकर सुनियोजित रणनीति के साथ सफलता प्राप्त की जा सकती है। इससे मैं बिल्कुल सहमत करता हूँ कि हाँ, अभी भी 15 दिन आपके लिए काफ़ी निर्णायक साबित हो सकते हैं। परीक्षा पैटर्न को समझें। ये जो हेडिंग यहाँ पर दी गई है, इसमें ये लिखे हैं कि इस परीक्षा में कुल 125 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के पूछे जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक प्रश्न 3.4 अंक का होता है, ये भी सही है। और इस प्रकार परीक्षा का कुल पूर्णांक 425 अंक का होता है। परीक्षा के लिए 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। यहाँ तक तो बातें सही हैं, लेकिन इन्होंने ये भी लिखा है कि पीजीटी परीक्षा में स्नातकोत्तर स्तर के किसी एक विषय तथा उससे संबंधित समसामयिक घटनाओं पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर समसामयिक घटनाओं पर आधारित कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है। मतलब करंट अफेयर से आपको बिल्कुल परहेज करना है अगर आप इस परीक्षा में हैं, क्योंकि यहाँ पर जीएस और करंट बिल्कुल भी नहीं है। केवल मानक पुस्तकों, चयनित अध्ययन सामग्री और पहले से बनाए गए नोट्स का बार बार रिवीजन करें। और ये बात भी उन्होंने सही कही है, लेकिन दोस्तों जो समसामयिक घटनाओं के बारे में बार बार ये यहाँ पर लिख रहे हैं, ये गलत है। इससे अभ्यर्थी भ्रम की स्थिति में आ जाएंगे, और यही वजह है कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो पूरी चयन प्रक्रिया है किस प्रकार से आगे बढ़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो आपके यूपी पीजीटी की भर्ती की परीक्षा होने जा रही है और तारीख है 9 और 10 मई। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर लिखित परीक्षा के आधार पर 85% अंक निर्धारित किए जाएंगे। फिर आपका इंटरव्यू भी होगा, और इंटरव्यू के आधार पर 10% अंक जो कि निम्नलिखित रीति से विभाजित होंगे। मतलब सामान्य ज्ञान के आधार पर 4%, व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर 3%, अभिव्यक्ति की योग्यता के आधार पर 3%। तो एनीवे इसको आप ऐसे समझिए कि जो आपका रिटन एग्ज़ाम है ये आपके टोटल मार्क का 85% डिसाइड करेगा। 10% ये आपका इंटरव्यू तय करेगा, और बाकी अगर आप जैसे मान लेते हैं कि आपने बीएड कर रखा है तो 1% वेटेज आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आपने एमएड कर रखा है तो 2% वेटेज आपको मिलेगा। लेकिन ध्यान देना कि अगर एमएड के अंतर्गत 2% का वेटेज आप प्राप्त करते हैं तो फिर बीएड वाला वेटेज आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आप पीएचडी हैं तो 2% वेटेज आपको और मिलेगा। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो जो फाइनल मेरिट तैयार होगी उसमें लिखित परीक्षा का 425 अंक रहेगा, इंटरव्यू का 50 नंबर रहेगा, और जो जैसे कि मान लो आपने पीएचडी की है, एमएड किया है, बीएड किया है, इस आधार पर 25 अंक आपको दिए जाएंगे। या फिर किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है, तो कुल मिला के 500 नंबर, 500 अंकों पर आपकी जो फाइनल मेरिट है ये तैयार की जाएगी। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो आपकी दोस्तों लिखित परीक्षा होगी उसमें कुल मिला के 425 अंक, ये पूर्णांक रहेगा 425, जिसमें 125 प्रश्न होंगे। यानी कि प्रत्येक प्रश्न 3.4 अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहती है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। जो प्रश्न यहाँ पर मिलेंगे वो MCQs रहेंगे। ठीक है, और साक्षात्कार के लिए यानी कि अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवक्ता संवर्ग में साक्षात्कार के लिए मेरिट तैयार की जाएगी।
तो मुझे लगता है कि अब आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको जीएस वगैरह नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना विषय ही पढ़ना है। और अगर आप अपने विषय में अच्छा प्रदर्शन कर पाए तो निश्चित तौर से आप एक शानदार नौकरी अपने पक्ष में कर सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अभी भी आपको हिम्मत नहीं हारना है और पूरी मेहनत करना है, और निश्चित तौर से अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको सफलता भी मिलेगी। दोस्तों, बात करते हैं एक नए विज्ञापन के बारे में जो कि यूपीएसएससी के द्वारा जारी की गई है, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, और ये भर्ती है वन रक्षक और वन्यजीव रक्षक के बारे में। इसका नोटिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे कि 23 अप्रैल को जारी किया गया है। हालांकि आवेदन 30 जून से 20 जुलाई के बीच में लिए जाएंगे। इसमें दोस्तों ध्यान रखना कि जो प्राथमिक योग्यता है वो ये है कि आपने पीईटी की परीक्षा पास की हो प्लस आप इंटरमीडिएट पास हो। अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं और पीईटी 2025 के पास का सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए मात्र 25 रुपये आपको देने पड़ेंगे, और इसके बाद अगर मुख्य परीक्षा के लिए आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं देन क्या करना होगा कि तब आपको यहाँ पर 200 रुपये की फ़ीस जमा करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों, बात करें अगर एलिजिबिलिटी के बारे में, तो अगर आप केवल इंटरमीडिएट पास हैं तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप यूपी ट्रिपल एससी वगैरह की डिग्री रखते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स आपने किया हुआ है, तो आपको यहाँ पर अधिमानी अर्हता मिलेगी, वेटेज आपको मिलेगा। या किसी खेल में राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो, या फिर प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 साल की आपने सेवा दी हो, एनसीसी का 20 सर्टिफिकेट हो, तो ये सब वेटेज हैं। लेकिन मुख्य रूप से अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं तो ही आप यहाँ पर परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ परीक्षा के आधार पर ही नहीं, यानी कि केवल लिखित परीक्षा के आधार पर ही नहीं, यहाँ पर जो पूरी प्रक्रिया है, जो चयन का आधार है, उसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी है और आपका शारीरिक मानदंड भी दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों, अगर देखा जाए तो जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनकी ऊंचाई भी देखी जाएगी, जैसे कि अगर आप जनरल या ओबीसी हैं, या फिर अगर आप एससी हैं तो 168 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई होनी चाहिए। एसटी के लिए यह 160 सेंटीमीटर रखी गई है। सीने का फुलाव महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक के अंतर्गत ऊंचाई और वजन देखा जाएगा, और बाकी सारी दक्षता परीक्षा भी आपकी करवाई जाएगी। तो पुरुष अभ्यर्थियों को 10 किलोग्राम भार लेकर 4 घंटे में 25 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी, और महिला अभ्यर्थियों से 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दौड़ पूरी करवाई जाएगी। यह दौड़ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। प्रत्येक परीक्षण के लिए अर्हता के लिए न्यूनतम शारीरिक मानकों का प्रदर्शन प्रभागी सूचना पट पर प्रमुखता से किया जाएगा। यानी कि अगर आप खुद को फिट एंड फाइन महसूस करते हैं तो आप यहाँ पर आवेदन करिए। अदरवाइज मतलब ये भर्ती केवल रिटर्न के आधार पर पूरी नहीं होने वाली है। अभी ये नोटिफिकेशन मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, आप जाकर इसे देख लीजिएगा। प्लस दोस्तों, ये है कि अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि 30 जून से आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। वहीं पर दोस्तों ध्यान देना कि यहाँ मार्च के महीने में एक विज्ञापन जारी किया गया था, और ये जो विज्ञापन है ये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विभाग के द्वारा जारी किया गया था। इसमें आवेदन की जो तिथि थी फिलहाल 22 अप्रैल थी, लेकिन डेट को यहाँ पर एक्सटेंड किया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर नोटिस दे सकते हैं। यहाँ पर अब 29 अप्रैल तक अभ्यर्थी जो हैं वो आवेदन कर सकेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो पद हैं कौन कौन से हैं, वैज्ञानिक सहायक का पद है, और इसमें अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर पीजी जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान या रसायन विज्ञान, जैव रसायनिकी, पर्यावरण विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष अगर आप हैं तो वैज्ञानिक सहायक के पद पर आप आवेदन कर सकते हैं। लेखा परीक्षक के लिए यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आप लेखा परीक्षक के पद पर, लेखाकार के पद पर आवेदन करना चाहते हैं तो लेखा कर्म के साथ वाणिज्य में स्नातक आपके पास होना चाहिए और 1 साल का अनुभव भी होना चाहिए। प्लस अगर आप विधि सहायक के पद पर आवेदन करते हैं तो आपको लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए और 3 वर्ष का आपके पास एडवोकेट, वकील, बैरिस्टर, अटॉर्नी के रूप में मतलब कार्य अनुभव भी होना चाहिए। प्रयोगशाला सहायक के लिए दोस्तों उत्तर प्रदेश की विज्ञान के साथ इंटरमीडिएट की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अगर आपने पास की है तो आप प्रयोगशाला सहायक की इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। अनुसरण सहायक मतलब इंटरमीडिएट की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई परीक्षा अगर आपने पास की है तो आप इन दोनों पदों पर आवेदन कर सकते हैं। एक पद और है अवर अभियंता का, जिसके लिए रसायन विज्ञान, पर्यावरण अभियांत्रिकी में डिप्लोमा अर्हता होनी आवश्यक है। ठीक है,
तो इस लेवल पर यहाँ पर आपको अपनी तैयारी रखनी है और एज वही है 40 साल। अगर आप SC ST OBC हैं या उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारी हैं तो आप 45 साल की उम्र तक यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आपका चयन होगा वो लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि परीक्षा के भाग यानी कुल मिला के 2 घंटे का समय आपको मिलेगा और कुल 100 प्रश्न 100 अंकों की आपकी परीक्षा होगी। डिटेल में नोटिफिकेशन में आपको सारा सब्जेक्ट भी दिया गया है कि क्या क्या आपको पढ़ना है। बाकी ये नोटिफिकेशन भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर शेयर कर दूंगा, आप जाकर इसे देख लीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पे। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि अब आपकी जो बाकी परीक्षाएं हैं वो भी बहुत ही निकट हैं। जैसे कि यूपी पीजीटी के बाद फिर यूपी टीजीटी का नंबर आ जाएगा। 3 और 4 जून को यूपी टीजीटी की परीक्षा करवाई जाएगी और यूपी टीटी की परीक्षा 2, 3, 4 जुलाई को करवाई जानी है। अब दोस्तों ध्यान रखना कि 2, 3, 4 जुलाई को जो यूपी टीटी की परीक्षा आपकी करवाई जाएगी उसके बारे में भी एक अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि 12वीं पास योग्यता पर नियुक्त शिक्षक कर सकेंगे टीटी में आवेदन। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में 12वीं पास योग्यता पर मृतक आश्रित के रूप में 1990 से 1992 के बीच नियुक्त शिक्षकों को भी अब शिक्षक पात्रता परीक्षा में आवेदन का अवसर दे दिया है। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने इस संबंध में निर्णय लिया। सूचना पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है और अभी तक सेवारत अध्यापक यूपीटीटी का फॉर्म भर पाने में असफल थे क्योंकि उनके पास 10वीं 12वीं की मार्कशीट है लेकिन स्नातक और बीएड या बीटीसी की सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी पोर्टल पर अपडेशन के बाद चेक बॉक्स पर क्लिक करके आगे की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। यानी कि अब जबकि समय बहुत कम बचा हुआ है तो इस समय ऐसे जो अध्यापक हैं जो केवल इंटरमीडिएट के आधार पर शिक्षक चुने गए हैं, अगर वो आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले अपना OTR ही करना पड़ेगा और OTR की प्रक्रिया दोस्तों बहुत ही सरल है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और इसमें OTR में कुछ नहीं है, केवल अपना नाम डालना है, पिता का नाम डालना है, माता का नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और कुछ और भी यहाँ पर जैसे कि आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालकर अपना OTR आप कंप्लीट करेंगे। OTR के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर केवल एक कॉलम और दिखेगा, एक चेक बॉक्स दिखेगा। उस चेक बॉक्स में आपको बस चेक करना है और इसके बाद आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, मतलब आप आवेदन कर सकते हैं। और ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 5 तक की टीटी में आवेदन किया है, अगर पुनः 6 से 8 तक के लिए भी आवेदन करने के इच्छुक हैं तो लॉगिन के पश्चात एग्ज़ाम ऑप्शन पर जाकर आगे की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। अभ्यर्थी को अपनी शैक्षणिक योग्यता की डिटेल नहीं भरनी पड़ेगी, वो आपका पहले जो आपने डिटेल डाला है वहीं से फेच कर लिया जाएगा। और शिक्षकों को देना होगा मानव संपदा कोड और सैलरी स्लिप। तो यूपी टेट के लिए रजिस्ट्रेशन के बाद मिलेगा इसका विकल्प। इंटर के बाद बीटीसी शिक्षक आवेदन न होने से हैं परेशान। तो दोस्तों यहाँ पर आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त IPS अधिकारी डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि पहले से तैनात शिक्षकों के लिए आवेदन प्रक्रिया थोड़ी अलग है। उन्हें आयोग की वेबसाइट पर जाकर एक बार का पंजीकरण करना होगा, जिसके बाद वे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में आवेदन कर सकेंगे। वर्तमान शिक्षकों को अपना नाम, स्कूल का नाम, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, मानव संपदा कोड और वेतन पर्ची की जानकारी देनी है, तब वो आगे की प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे। तो दोस्तों ये इस प्रकार से अगर आपकी जानकारी में भी कोई ऐसे शिक्षक हैं जो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं तो आप उनको ये चीज़ बता दीजिए ताकि वो अपना फॉर्म भर पाएँ। और अगली जानकारी ये है कि दोस्तों की जो खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्ति हुई है, अब उन लोगों को प्रमोट करने का मौका आ चुका है और बहुत सारे खंड शिक्षा अधिकारी अब प्रमोट होने वाले हैं। उन्हें प्रिंसिपल जैसे पदों पर प्रमोट किया जाएगा। इसके बाद निश्चित तौर से BEO यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर खंड शिक्षा अधिकारी के पद खाली होंगे और इन पदों को भरने की प्रक्रिया भी UPPSC के द्वारा पूरी की जाएगी, जिसके बारे में यहाँ पर जानकारी मिल रही है। और मुझे लग रहा है दोस्तों कि बहुत ही जल्द यानी कि अक्टूबर-नवंबर तक आपको एक नया विज्ञापन खंड शिक्षा अधिकारी का देखने को मिल सकता है। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों जो अगली खबर है कि पहली बार परिणाम के बाद विवरण में करेंगे संशोधन। तो यूपी बोर्ड की परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है और अब अभ्यर्थियों से ये कहा गया है कि वो अपना रिजल्ट ध्यान से देख लें। अगर कहीं पर कोई भी संशोधन करना है तो वो अपने प्रिंसिपल के माध्यम से संशोधन करवा लें, ताकि जब उनका सर्टिफिकेट मतलब छपे तो उसमें कोई भी त्रुटि ना हो। ऐसा पहली बार हुआ है कि रिजल्ट के बाद संशोधन करवाया जा रहा है और इसके बाद फिर जाके आपकी मार्कशीट छप के आपके पास आएगी।
और शौचालय में छिपा कर रखा था मोबाइल, चैट जीपीटी से सवाल जवाब पूछे तो एम्स की परीक्षा में एआई का इस्तेमाल कर रहा है। मतलब यहाँ पर पूरा बैच ही नकल कर रहा था। चिकित्सा संस्थान ने यहाँ पर सफाई दी है कि एक मोबाइल रह गया था, इसके बाद बच्चे जाकर वहाँ पर देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर मतलब लाइन लगी हुई थी। शक तब हुआ जब एक साथ अधिक संख्या में छात्र बार बार शौचालय जाने के लिए अनुरोध करने लगे। मतलब सभी जहाँ जाके पूछते थे और वहीं पर चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके फिर चले आते थे। तो खैर अब यहाँ पर सबका री एग्ज़ाम करवाया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपकी जो परीक्षाएं हैं उसकी तैयारी आपकी चैनल पर लगातार करवाई जा रही है। जीआईसी और जीडीसी के लिए आपके जो मॉक टेस्ट हैं वो आज से स्टार्ट होने वाले हैं। आज आपका जीआईसी जीडीसी के लिए पहला मॉक टेस्ट अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद आप सभी का। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।